दिस इज लेक्चर नंबर थर्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला है कि आपको चार कॉम्प्लेक्स गिवन है और इस चार कॉम्प्लेक्स में आपको ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और चिलेट रिंग पता करना है। चिलेट रिंग को हम CR से डिनोट कर रहे हैं। एक बात पहले याद रखिएगा कि चिलेट रिंग जो होता है वो तभी बनेगा जब आपके पास पॉलीडेंटेट हो लिगेंड। अगर आपके पास क्वेश्चन में मोनोडेंटेट लिगेंड दिखे तो वो चिलेट रिंग नहीं बनाएगा। डन। अब आइए पहला देखते हैं, प्लेटिनम डाइन का होल ट्वाइस Cl4। आपको पता है ये जो डाइन लिखा हुआ है ये एक्चुअली क्या है? हाँ, ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है जिसका नाम होता है डाई इथैलिन ट्राइमीन। डन। इस पे 0 चार्ज होता है, ये भी याद रखिएगा। तो अब निकालना स्टार्ट करिए। इसका मान लेते हैं x, इसका 0 और इसका -4, तो टोटल आ गया। और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0 है तो प्लेटिनम पे चार्ज आ गया +4 और यही ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम चेक करते हैं आपके पास लिगेंड है आपके पास डाइन। डाइन जो है ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है, एक 3 लोन पेयर देगा। एक डाइन 3 लोन पेयर देगा, कितने हैं? 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। चिलेट रिंग निकालना है तो आपको पता है चिलेट रिंग का फॉर्मूला होता है डेंटिसिटी -1। तो देखिए डेंटिसिटी डाइन का कितना है? ट्राइडेंटेड है लिगेंड ये, तो ये हो गया 3 -1 तो 2 होगा। अब कितने डाइन है? 2, तो 2 × 2 यानी चिलेट रिंग यहां 4 बनेगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेंटिसिटी -1 करिएगा, फिर उसके बाद चेक करिएगा नंबर ऑफ लिगेंड। यहां 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, K2 ये है ऑस्मियम, ये है Cl5, ये है नाइट्रोजन। आइए पोटेशियम का आपको पता है +2 होता है, ऑस्मियम का मान लेते हैं x, क्लोरीन का -5 क्योंकि एक क्लोरीन का -1 होता है, नाइट्रोजन का -3, तो x आ गया +6, यही ऑक्सीडेशन नंबर है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ऑस्मियम यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? ये देखिए ये दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड एक मोनोडेंटेट एक लोन पेयर देगा, कितने हैं? 6। कितने हैं? 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। चिलेट रिंग यहां नहीं बनेगा क्योंकि सब मोनोडेंटेट है। चिलेट रिंग तभी बनता है जब आपके पास पॉलीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो क्वेश्चन में, तो यहां चिलेट रिंग नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CuCl2 CONH2 होल ट्वाइस का होल ट्वाइस। ये देखिए CONH2 होल ट्वाइस, ये क्या है? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, तो इसलिए तो ये यूरिया है। और आपको पता है यूरिया जो होता है न्यूट्रल होता है और मोनोडेंटेट होता है, ये हम पढ़ के आए थे। डन। तो यहां पे देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, सॉरी ये पूरा यूरिया है, सॉरी ये पूरा यूरिया है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। तो इसका मान लेते हैं x, क्लोरीन का -2, ये तो न्यूट्रल है और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन हमारा गया +2। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो ये तो देखिए मोनोडेंटेट है और 2 मोनोडेंटेट है, एक मोनोडेंटेट एक लोन पेयर देगा और यहां 2 क्लोरीन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। चिलेट रिंग कितना बनेगा? 0 क्योंकि दोनों मोनोडेंटेट है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है EDTA टू द पावर -4। ये -4 नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, आपको सिर्फ इतना है Ca कैल्शियम EDTA टू द पावर -2। अब आपको पता है EDTA जो होता है ये हेक्साडेंटेट होता है। क्या होता है? हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, मतलब इसका डेंसिटी 6 होता है और EDTA पे -4 चार्ज होता है। तो कैल्शियम का मान लेते हैं x, इसका -4 = -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया यहां से +2 के बराबर, यानी कैल्शियम पे ऑक्सीडेशन नंबर +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? EDTA हेक्साडेंटेट है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, क्योंकि 6 लोन पेयर देगा, जितना लोन पेयर देगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर। चिलेट रिंग कैसे निकालेंगे? डेंसिटी -1 और फिर चेक करेंगे कितना लिगेंड है। एक ही लिगेंड है तो मल्टीप्लाइड बाय 1, तो चिलेट रिंग बन जाएगा 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। डन। तो हम बात करने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए यहां 2 ही रूल पढ़ना है, 2 रूल कौन सा पढ़ना है और इसी रूल के ऊपर हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी रूल को फॉलो करते हुए वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। पहला रूल देखिए, जैसे पहला रूल को समझने के लिए आप बताइए यहां पे NaCl का क्या नाम लिखते हैं आप? NaCl का नाम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। ऐसा तो आप नहीं बोलते क्लोराइड सोडियम, यानी आप पहले अगर बोल रहे हैं सोडियम और आपको पता है सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है
कैल्शियम पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यानी कि NaCl का नाम लिखते वक्त कैटायन का पहले आप नाम लिखते हैं। ये तो यूनिवर्सल रूल है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखते वक्त पहले आप कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखिएगा, ये पहला रूल है। फिर उसके बाद एनायनिक पार्ट का नाम लिखना है। दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। सेकेंड रूल सुनिए, सेकेंड रूल क्या कहता है। सेकेंड रूल आपके पास है, वो है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। सबसे पहले आप चेक करिएगा नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, फिर आप चेक करिएगा लिगेंड का नाम लिखिएगा, नंबर ऑफ लिगेंड फिर लिगेंड का नाम। एक से ज्यादा लिगेंड होगा तो आप अल्फाबेट यूज करिएगा। जैसे एक से ज्यादा लिगेंड, फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर भी है और अमोनिया भी है, अमाइन भी है, तो आप बेसिकली इसमें यूज करिएगा अल्फाबेटिकली। वाटर को आप एक्वा लिखते हैं और अमाइन को AM लिखते हैं, तो अल्फाबेटिकली अमाइन पहले आएगा, तो वो आप अल्फाबेटिकली लगाइएगा। फिर आप लिखिएगा नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कैसे? पहले नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम दो तरीके से इसका नाम लिखते हैं। अगर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो आपका कैटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, यानी आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो या तो कैटायनिक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है, तब सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम लिखते हैं उसमें हम कोई भी सफिक्स यूज नहीं करेंगे। यहां पे आयरन को आयरन ही लिखेंगे, सिल्वर को सिल्वर ही लिखेंगे, गोल्ड को गोल्ड ही लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम जो है, अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम जो है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तब जो आप सेंट्रल मेटल एटम, यहां जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके नाम में आप सफिक्स यूज करिएगा। तो कब सफिक्स यूज करना है? जब सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो तब सफिक्स यूज करिएगा। जैसे आयरन को आप Fe को आप फेरेट लिखिएगा, Ag को अर्जेंटेट और Au को ऑरेट लिखिएगा। और फिर जैसे ही आपने सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखिएगा। तो ऐसे नाम फॉलो करना है। अब आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो ये सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, K4FeCN6। अब आप ध्यान से देखिए, आपको ये +2+4 लिख के नहीं देगा, आपको सिर्फ लिख के देगा K4FeCN6। आपको चार्ज लगाना है। देखिए ये ब्रैकेट के बाहर जो है 4 पोटेशियम, ये बाहर जाएगा, ये आयोनाइज होगा, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स पे 4 नेगेटिव चार्ज आएगा पहला। फिर आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हाँ वही X मान करके, Cn जो है आपके पास मोनोडेंटेट है तो -6, और फिर पूरे कॉम्प्लेक्स पे है -4 का चार्ज, तो X आ जाएगा +2। ऐसे करना है हर एक क्वेश्चन में आपको। तो एक बार आपने क्या किया, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, और पूरे कॉम्प्लेक्स का देखिए, पूरे कॉम्प्लेक्स में 4 नेगेटिव चार्ज है। अब आप IUPAC नाम लिखिए। पहला रूल चेक करना है कि पहला रूल क्या है कि कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखेंगे। तो इसमें देखिए कैटायनिक पार्ट कौन है, ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। तो कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखेंगे, तो देखिए कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिख दिया पोटेशियम। अब ये जरूरी नहीं है 4 पोटेशियम है तो टेट्रा लगाएंगे, नहीं, कैटायनिक पार्ट पोटेशियम लिख दिए, सीधा सा बात, चाहे पोटेशियम कितना भी हो। हाँ याद रखिएगा, अगर यहां जो है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है पोटेशियम का। अगर जैसे आयरन होता है, आयरन को आपको पता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 +3, तो अब आप क्या करिएगा, यहां पे ब्रैकेट में लगाइएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये याद रखिएगा। फिर देखिए, अब आइए कॉम्प्लेक्स के बाद एनायनिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट हो गया, एनायनिक पार्ट। अब आप देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पे है नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करिएगा, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, आपको पता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सेंट्रल मेटल एटम के सफिक्स में 8 लगाते हैं। तो आप यहां लिखिएगा Fe का नाम फेरेट लिखिएगा। क्या लिखिएगा? फेरेट। अब आप चेक करिए लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड चेक करिए, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 6, तो हेक्सा लिखेंगे। नेम ऑफ लिगेंड साइनो, क्या है? साइनो। तो पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड, फिर लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड। कैसे ही फॉलो करना है, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, फिर सेंट्रल एटम पे आइए, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल एटम के बाद में 8 लगाएंगे, और फिर बाद में ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में, तो ये उसका नाम हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, K2PtCl6। आपको ये +4 लिख के नहीं देगा, +4 कैसे आएगा वो सुनिए। ये आयोनाइज होगा,
तो पूरे कंपाउंड पे, पूरे कॉम्प्लेक्स पे आपके पास -2 चार्ज आएगा, क्योंकि पोटेशियम का होता है +1 चार्ज, तो 2 पोटेशियम बाहर निकला। फिर आप इसको x मानिएगा, क्लोरीन मोनोडेंटेट -6 इज इक्वल टू -2। अब आ गया आपके पास प्लेटिनम पे +4 चार्ज। डन। पहले रूल फॉलो करिएगा, कैटाइन का पहले नाम लिखेंगे, ये कैटाइन है तो कैटाइन का पहले नाम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिए। फिर आप आइए एनाइन पे, एनाइन पे पहले आप चेक करिएगा नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6, तो आप लगाइएगा हेक्सा। फिर लिखिएगा लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम क्या होगा क्लोरो। फिर आइए आप सेंट्रल मेटल एटम पे, सेंट्रल मेटल एटम एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो नाम के बाद में 8 लगाएंगे तो प्लेटिनेट, और फिर ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में नाम लिख गया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, CuNH3 2 नेगेटिव। आपको ये चार्ज लिख के नहीं देगा, आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स लिख के देगा, तो आपको पता होना चाहिए SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज आएगा। फिर आप क्या करिएगा, नेक्स्ट स्टेट में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा। अमोनिया देखिए न्यूट्रल लिगेंड होता है, क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड, इस पे चार्ज 0, तो इसका मानिएगा X, इसका 0, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज, यानी Cu पे आ गया आपके पास +2 चार्ज। डन। पहला रूल, कैटाइन का नाम पहले लिखेंगे, तो बताइए इस दोनों में कैटाइन कौन है, हाँ कॉम्प्लेक्स ही कैटाइन है। एनाइन का नाम बाद में लिखेंगे, तो पहले कॉम्प्लेक्स का कैटाइन है तो पहले इसका नाम लिखेंगे। फिर इसमें चेक करिएगा नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 4। फिर नाम ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड 4 हैं तो टेट्रा, नाम ऑफ लिगेंड अमाइन है तो अमाइन। फिर सेंट्रल मेटल एटम कैटाइन या न्यूट्रल का पार्ट है तो उसका नाम एज इट इज लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे कॉपर, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में, और फिर बाद में एनाइन का पार्ट सल्फेट, ऐसे नाम लिखना है। और आपको पता है CuNH3 SO4 को क्या बुलाते हैं आप, स्विट्जर सॉल्ट, और इसका कलर कैसा होता है स्विट्जर सॉल्ट का, ब्लू कलर, ये याद रखना है। अब कुछ और कॉम्प्लेक्स का पहले मैं आपको जनरल नाम जो कॉमन नेम है वो बता देता हूं, और आप उसका IUPAC नाम खुद से लिखिएगा। मैं आपको क्या करूंगा, कॉमन नेम बताऊंगा, वो आपको याद रखना है, IUPAC नाम आपको खुद से लिखना है। देखिए CuSO4.5H2O, इसको बुलाते हैं ब्लू विट्रॉल। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट देखिए ऐसे करेंगे, CuH2O SO4.5H2O, और ये जो बाद में H2O लगाएंगे इसको हम मोनोहाइड्रेट नाम लिख के करेंगे। डन। तो फिर आपको क्या करना है, पहले आपको कैटाइनिक पार्ट पहचानना है, एनाइनिक पार्ट। देखिए SO4 2 नेगेटिव, ये आ गया आपके पास कैटाइन +2, फिर इसमें वाटर न्यूट्रल है तो कॉपर पे +2 चार्ज, तो पहले आप कैटाइन का नाम लिखिएगा, फिर आप एनाइन का नाम लिखिएगा, तो इसलिए सल्फेट बाद में आया, और H2O को मोनोहाइड्रेट लिखेंगे, एक है तो मोनोहाइड्रेट, 2 है तो डाइहाइड्रेट, तो इसमें देखिए पहले नाम लिखेंगे। अब देखिए ये कैटाइनिक पार्ट है तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 4, टेट्रा। वाटर के लिए नेम ऑफ लिगेंड एक्वा। फिर सेंट्रल मेटल एटम कैटाइनिक का पार्ट है तो एज इट इज उसका नाम लिखेंगे, बाद में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये जो एग्जांपल है ZnH2O SO4.3H2O, इसको बुलाते हैं व्हाइट विट्रियल, नाम याद होना चाहिए। तो इसमें SO4 2 नेगेटिव, पूरे कॉम्प्लेक्स पे 2+, तो देखिए सल्फेट का बाद में नाम लिखेंगे और बाद में ट्राइहाइड्रेट लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +2, 4 टेट्रा एक्वा जिंक 2। सिमिलरली Na3AlF6, इसको बुलाते हैं क्रायोलाइट, कॉमन नेम है इसका क्रायोलाइट, तो आप इसको नाम लिखना है। फिर एक आता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसको यूज करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट के टेस्ट में। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है FeH2O5 NO और SO4, ये फॉर्मूला होता है। हमेशा NO को +1 लीजिएगा आप जब भी वो आयरन के साथ आएगा, तो इसका नाम अगेन SO4 2 नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज, कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज आया तो हम आयरन को आयरन ही लिखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिएगा। NO जो होता है आपका, ये होता है न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड होता है, और इस पे चार्ज होता है +1 कंसीडर करेंगे। देखिए ऐसे NO जो होता है वो न्यूट्रल होता है, पर जब भी NO आयरन के साथ आएगा ये इसको +1 चार्ज के साथ ही लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी इस आयरन पे +1 चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि आयरन को मानेंगे X, वाटर का 0, इसका +1 और टोटल चार्ज है +2, तब भी आयरन पे आएगा +1 का चार्ज। ठीक है, फिर उसका नाम लिखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, इसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से देखिए, हमेशा जब भी आयरन के साथ NO आए उस पे +1 चार्ज लेंगे, हमेशा याद रखिएगा।
ठीक है, और सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड को यूज करते हैं H2 नेगेटिव आयन को टेस्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रूसियन ब्लू या जिसको फेरी फेरोसाइनाइड भी बुलाते हैं। फॉर्मूला आपके पास ये है, फॉर्मूला आपके पास ये है, आपको क्या करना है, नाम लिखना है। डन। अब देखिए यहां पे आप क्या करिएगा, जो ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के बाद आयोनाइजेबल, यहां जो इसका नाम लिखेंगे आयरन, उसके बाद आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिएगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है ये, इसको बुलाते हैं टर्न बुल्स आई, टर्न बुल्स ब्लू, या इसको बुलाते हैं फेरोफेरीसाइनाइड, इसका नाम आपको लिखना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है आपके पास NiDMG होल ट्वाइस। ये इसको रोजी रेड पीपीटी देता है ये, और इसको यूज करते हैं टू टेस्ट निकल आयन। अब ध्यान से देखिए, आपको बोला है कि इसमें NiDMG होल ट्वाइस में नंबर ऑफ चिलेट रिंग बताइए। नंबर ऑफ चिलेट रिंग निकालने का फॉर्मूला होता है डेंसिटी -1। तो आप देखिए जो DMG है आपके पास, ये DMG आपको पता है ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, सॉरी बाइडेंटेट लिगेंड है। DMG बाइडेंटेट लिगेंड है, तो अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो इसका डेंसिटी हो गया 2। तो चिलेट रिंग निकालने के लिए क्या करिएगा, डेंसिटी यानी 2 - 1 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड यानी 2, यानी कि आपके पास डेंसिटी आएगा 2 फॉर्मूले से। पर ये गलत है, डेंसिटी NiDMG होल ट्वाइस का 2 नहीं आता है, कितना आता है, 4। अब इसको कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट केस है, एक्सेप्शनल केस है। 4 निकालने के लिए डेंसिटी आंसर कितना है, 4। कैसे आता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके पास क्या होता है, ये निकेल है और ऐसे 4 DMG, 1 2 3 4 DMG इसके साथ जुड़ करके देखिए आपके पास 1 2 3 4 चिलेट रिंग बनाता है। और यहां पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलता है, यहां आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। अब 4 चिलेट रिंग में देखिए आपके पास 2 चिलेट रिंग आपके पास 5 मेंबर का होगा और 2 चिलेट रिंग आपके पास 6 मेंबर का होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जब भी NiDMG होल ट्वाइस आए तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग विल बी 4। 4 चिलेट रिंग में से 5 मेंबर का 2 होगा, 6 मेंबर का 2 होगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, इसलिए ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। फॉर्मूला से कैलकुलेट किए तो 2, पर ये गलत है, आएगा कितना एक्चुअली में, 4। कैसे आएगा वो ऐसे ऐसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स। ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स का जैसे ये एक एग्जांपल देखिए, NH3 CO NH3 Cl4। अब देखिए ये जो OH है ये ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रीजिंग कंपाउंड है। तो पहले आप क्या करिएगा, CO पे चार्ज निकालिएगा। तो CO पे चार्ज निकालने के लिए देखिए अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होता है तो 0, x का मान लिए x। यहां पे OH है, 2 OH है, तो एक पे -1 तो 2 पे -2, फिर इसका x, इसका 0 और क्लोरीन का -4। तो यहां से आपके पास x आ जाएगा +3 अब ध्यान से देखिए, जो ब्रीजिंग एलिमेंट है उसको हम सबसे पहले आगे लिख देंगे, जो ब्रीजिंग एलिमेंट है उसको आगे लिख देंगे और उसके आगे हम म्यू लगाएंगे। ये म्यू लगाने का सिग्निफिकेंस ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि OH ब्रीजिंग एलिमेंट है। तो जो ब्रीजिंग एलिमेंट है उसको आगे लिखेंगे और प्रीफिक्स में म्यू लगाएंगे। जैसे देखिए ये ब्रीजिंग एलिमेंट है, 2 है, हाइड्रोक्साइड है, इसको डाई हाइड्रोक्सो बुलाएंगे और इसके सामने म्यू लगा देंगे। डन। अब आप नॉर्मल नेम लिखिए, तो डाई हाइड्रोक्सो म्यू इसके सामने लगाएंगे तो ब्रीजिंग एलिमेंट हो गया। फिर आप देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम है, डन। और ये देखिए लिगेंड है, तो कितने लिगेंड है, 8। तो ऑक्टा अमाइन डाई कोबाल्ट +3, क्योंकि इस पे +3 चार्ज है, और फिर क्लोराइड लिखेंगे। डन। इसका ऐसे नाम लिखेंगे, या ऑक्टा अमाइन डाई कोबाल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप 20 लिख लीजिए, 20 कॉमन लीजिए, तो यहाँ ट्राई टेट्रा अमाइन हो जाएगा और यहाँ कोबाल्ट 3 लिखेंगे, ऐसे भी नाम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अब देखिए ये दोनों आपको ब्रीजिंग दिख रहा होगा, ब्रीजिंग दिख रहा होगा, तो पहले इस पे चार्ज निकालिएगा। चार्ज निकालिएगा तो आपको समझ में आएगा कि CO पे +3 चार्ज है, तो ब्रीजिंग एलिमेंट है, तो ये पहला ब्रीजिंग एलिमेंट। फिर आप अल्फाबेटिकली नाम चेक करिएगा, इसका लिखिएगा आप अमाइन, अमाइडो, इसका लिखिएगा अमाइडो, इसका लिखिएगा हाइड्रोक्साइड, तो ये पहले आएगा, तो इसके सामने म्यू लगाइएगा ब्रीजिंग शो करने के लिए। फिर हाइड्रोक्सो के सामने मी लगाइएगा, जितना आएगा उसका म्यू लगाएंगे। फिर देखिए 4 अमाइन है आपके पास, एक्वा बाद में आएगा अल्फाबेटिकली, तो टेट्रा अमाइन, फिर टेट्रा एक्वा, फिर डाई कोबाल्ट 3,
फिर क्लोराइड, ऐसे नाम लिखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सिडविक रूल। सिडविक रूल, इसको हम EAN रूल भी कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहते हैं। क्या कहता है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल? क्या कहता है कि इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर, देन कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल एंड फॉलो ENN रूल। कहने का मतलब है अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स में अगर सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो अगर इक्वल है इनर्ट गैस, उसके नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा और हम इसको बोलेंगे कि ये EAN रूल को फॉलो करता है। अब देखिए कैसे इनर्ट गैस पहचानेंगे। जैसे अगर 3D एलिमेंट दिखे आपको कॉम्प्लेक्स में, अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम 3D दिखे, तब आप जो इनर्ट गैस लेके चलिएगा वो लेके चलिएगा 36 यानी कि क्रिप्टॉन वाला, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट जिंक 30 होता है, तो नेक्स्ट जो इनर्ट गैस आएगा वो क्रिप्टॉन ही आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। डन। अच्छा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? और याद रखिएगा दिस रूल इज मेनली एप्लीकेबल फॉर मेटल कार्बोनिल, याद रखिएगा ये पॉइंट। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से सुनिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने का देसी जुगाड़, आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम पहचानना है, पहले बात। दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, पहले तो सेंट्रल मेटल एटम पहचानिए, दूसरा स्टेप इसका एटॉमिक नंबर सोचिए। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। फिर आप इस पे क्या करिए, चार्ज निकालिए। तो चार्ज कैसे निकालिएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स पे 4 नेगेटिव, पूरे कॉम्प्लेक्स पे 4 नेगेटिव। साइनाइड -1, तो इसका चार्ज कितना होगा, x -6 इक्वल टू -4, तो इस पे चार्ज आ गया +2। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है उसमें से इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस करिए, कर दिए। और फिर आप देखिए लिगेंड, यहां पे लिगेंड देखिए मोनोडेंटेड है, तो ये एक लोन पेयर देगा, तो एक लोन पेयर देगा। और ऐसे 6 हैं तो 6 × 2 कर दीजिएगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, मोनोडेंटेड लिगेंड एक लोन पेयर देता है, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2। सॉरी, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, ये देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 1। एक मोनोडेंटेड का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है, क्यों, क्योंकि वो एक लोन पेयर देगा। डन। तो ऐसे कितने मोनोडेंटेड लिगेंड है, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। फिर आप क्या करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि 6 मोनोडेंटेड लिगेंड 6 लोन पेयर देगा और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। डन। अब देखिए इसका कैलकुलेट करिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आया, यानी कि ये इनर्ट गैस क्रिप्टॉन के बराबर है, यानी ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा और ये EAN रूल फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MnCO5। पहले आप क्या करिएगा, Mn का एटॉमिक नंबर सोचिए, तो वो होता है 25। चार्ज निकालिएगा तो वो आएगा 0। कोबाल्ट CO जो होता है आपके पास, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो न्यूट्रल लिगेंड का बेसिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो 0 होता है, तो इसका X इसका 0 और ओवरऑल 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 0। डन। फिर देखिए CO जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा, तो 5 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 5, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है, यानी कि एक लोन पेयर देगा, यानी कि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इसका EAN आया 35 आया। होना कितना चाहिए था EAN रूल को फॉलो करने के लिए 36, क्योंकि नेक्स्ट इनर्ट गैस 36 ही होता है, तो ये EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। करना चाहता है, कैसे करेगा, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, ये रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके इसके ऊपर -1 चार्ज 36 आएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब EAN रूल को फॉलो करेगा, स्टेबल होगा। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया यानी रिड्यूस किया, और जो रिड्यूस किया वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में आएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है MnCO6 0, इस पे 0 चार्ज, तो Mn पे आ गया 0 चार्ज। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करिएगा, एटॉमिक नंबर यानी 25, फिर चार्ज -0, मोनोडेंटेड है, तो मोनोडेंटेड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 1, कितने हैं 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6।
और वो एक लोन पेयर देता है यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका इफेक्टिव नंबर आ गया 6। होना कितना चाहिए था? 36। फॉलो नहीं कर रहा है, तो EN फॉलो रूल नहीं कर रहा है, तो लेस स्टेबल। कैसे स्टेबल बनाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज करवा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाइएगा, ऑक्सीडेशन होगा, +1 चार्ज आएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में आएगा, तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में आएगा। अब ये EN रूल फॉलो करेगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बोल रहा है कि ये जो जितना भी कॉम्प्लेक्स है ये EN रूल फॉलो करता है। अब जैसे ही आपको बोला EN रूल फॉलो करता है, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ X। तो अब आप देखिए, इसमें जितना भी सेंट्रल मेटल एटम है वो सब 3D सीरीज का है। अगर 3D सीरीज का है और EN रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि इस सब का EAN का जो वैल्यू आएगा वो पक्का 36 होगा, क्योंकि 3D सीरीज का नेक्स्ट जो इनर्ट गैस होता है वो 36 होता है। तो इन सब का EN निकालिए, उसको 36 के बराबर कर दीजिए। EN निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, तो यहां सबका X आ जाएगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था MnCO होल 5, इसका EN होता है 35। EN रूल को फॉलो नहीं करता है, तो क्या करेगा ये? हाँ, या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। दूसरा तरीका ये क्या अपनाता है कि ये आपस में डाइमराइज कर जाता है, एक ऐसा ही मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज करेगा और आपके पास ये बनेगा, और अब इसका EN 36 आ जाता है। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो 2 Mn है और 10 CO है, तो 1 पे 5, 1 पे 5। इसका नाम लिखिएगा तो कैसे नाम लिखिएगा? डेका, ये कोबाल्ट, डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज 0, इसका नाम हो गया। सिमिलरली CO कोबाल्ट ट्वाइस, CO होल ट्वाइस, CO होल 8, CO होल ट्वाइस, CO होल 8, इसका EN होता है 36। डन, इसका EN होता है 36। इसका स्ट्रक्चर आपके पास ये होगा, क्योंकि 2 कोबाल्ट और बाकी 8 कोबाल्ट, 1 पे 4, 1 पे 4। फिर इसको हम ऐसे भी बेसिकली ब्रिज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ब्रिज के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए 2 ब्रिज है, तो 2 ब्रिज है तो डाई कार्बोनिल, उसके सामने म्यू लगाएंगे, ठीक। फिर हेक्सा कार्बोनिल और फिर डाई कोबाल्ट 0, इसका नाम हो गया। सिमिलरली Fe2CO होल ट्वाइस, इसका भी इफेक्टिव नंबर 36 होता है, इसका भी नाम क्या हो जाएगा? नोना कार्बोनिल डाई आयरन 0, और इसका स्ट्रक्चर ब्रिज के फॉर्म में ऐसे बनाएंगे। डन, नाम क्या हो जाएगा? म्यू ट्राई कार्बोनिल हेक्सा कार्बोनिल डाई आयरन 0।